Hello everyone, welcome again to our live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's the Hindu news analysis. Today is 24th November 2023. Now we come to first news. Governor hold no veto power over bills, says Supreme Court. ये बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिएगा क्या कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है रिगार्डिंग बिल्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट का हर डिसीजन देश का कानून होता है बाय वर्च्यू ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट जिसको आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया। कहाँ दिया गया? जिसको आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिएगा आर्टिकल 200 जो है वो बात करता है जब कोई बिल लेजिस्लेचर के द्वारा पास होगा और वो गवर्नर के पास जाएगा तो वहां पर दो वर्ड लिखे हुए हैं, ईदर द गवर्नर विल असेंट ईदर द गवर्नर विल असेंट टू द बिल और विदहोल्ड असेंट। अब ये जो विदहोल्ड असेंट है यहाँ पर ये क्लैरिफाई नहीं था कि विदहोल्ड एसेंट का मतलब होता है कि एसेंट को रोक सकता है, मतलब कंसेंट नहीं दे सकता। अब इसका पॉइंट ये था कि कितने दिन में वो कंसेंट नहीं देगा। ठीक है, या यहाँ पर इसको हम पॉकेट वीटो मानते थे या वीटो पावर मानते थे। वीटो पावर का मतलब ये है कि देखिए जो गवर्नर है, गवर्नर इज द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब अगर गवर्नर ने उस बिल पर साइन नहीं किए तो वो बिल कानून नहीं बनेगा। ठीक है, अब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आज फाइनल वर्डिक्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर के पास जो है वीटो की पावर नहीं है और गवर्नर के पास जैसे ही बिल जाता है, गवर्नर इन केस ही withhold assent to a bill should send it back to the state legislature as soon as possible। तो जैसे ही ये बिल गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर ने अगर इसको विदहोल्ड किया है, विदहोल्ड का मतलब वो कंसेंट नहीं दे रहा है, तो जल्दी से जल्दी ये बिल उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजना होगा। और if the assembly reiterate the bill with or without amendment, the governor has no choice or discretion and has to give his assent to the bill। ठीक है, तो अब अगर गवर्नर के पास बिल गया और गवर्नर उस पर कंसेंट नहीं देना चाहते हैं तो गवर्नर उस बिल पर उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए अपने पास नहीं रख सकते। गवर्नर के लिए ये मैंडेटरी डायरेक्शन आ गई है सुप्रीम कोर्ट की कि गवर्नर को तुरंत और एज सून एज पॉसिबल उस बिल को वापस भेजना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को विद सम रिकमेंडेशन। ठीक है, अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसकी रिकमेंडेशन को मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। ठीक है, अब अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उसके रिकमेंडेशन को या तो माना या नहीं माना, ठीक है, और उसने उस रिकमेंडेशन फिर दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर बिल को गवर्नर के पास भेजा, देन गवर्नर विल बी बाउंड टू साइन द बिल। फिर गवर्नर उस पर कोई स्टे नहीं लगा सकता, कोई वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता और उसको एक इनऑर्डिनेट टाइम के लिए डिले नहीं कर सकता। The ultimate decision on whether or not to accept the advice of governor belongs to the legislature alone। ठीक है, तो यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका ये राइट है कि वो गवर्नर के द्वारा दिए गए बिल पर साइन, मतलब उसकी गवर्नर के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन को मानेगी या नहीं मानेगी। ठीक है, तो ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये 3 पॉइंट्स जो हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
कि अल्टीमेट डिसीजन किसका है। यहाँ पर देखिए हमने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ Dalit family denied entry into temple. High Court refuses to quash criminal plea against the accused. ठीक है, अब हम इसका लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। There is an act prohibition of atrocities against SC Act, ठीक है, और हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल है 15। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट जो है कौन कौन सी ग्राउंड पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर किसी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब यानी कि जो टेम्पल जैसे प्लेसेस हैं वो पब्लिक प्लेस की कैटेगरी में आते हैं और सभी पर्सन का ये राइट है कि वो वहां पर जाएं, ठीक है। सभी पर्सन का ये राइट है कि वो वहां पर जाएं, ठीक है, भले वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्रीड के हों, किसी भी सेक्स के, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो कि अपर कास्ट को बिलोंग करते थे उन्होंने दलित फैमिली को टेम्पल में एंट्री करने से मना किया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई और उन्होंने एक्शन उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ये जो कानून है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कानून जो है तब भी एप्लीकेबल होता है अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है। अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी को जो है प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 17 के अनुसार और ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा देन सच पर्सन शैल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब ये जो है सेक्शन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इज द लॉ। ये वो कानून है जिसके बारे में आर्टिकल 17 रेफर करता है। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करेगा तो ऐसे पर्सन के खिलाफ कार्रवाई होगी लॉ के अनुसार। अब ये जो वहां जो वर्ड लॉ लिखा हुआ है तो वो लॉ रेफर करता है इस लॉ को, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। अब इसकी एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये पब्लिक प्लेस पर हुआ हो, ठीक है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिक प्लेस पर ही हुआ क्योंकि जब अगर पर्सन मंदिर में है तो मंदिर और टेम्पल इज ए पब्लिक प्लेस। तो यहाँ पर उनके खिलाफ जो एफआईआर क्वैश कराने की बात थी उसको ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं माना। अब ये क्वैशिंग ऑफ एफआईआर को हम समझते हैं। देखिए जनरल रूल ये होता है कि जब किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो वो पर्सन बाउंड होता है, उस पर्सन पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस बाउंड है और एफआईआर को विड्रॉल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एफआईआर क्या होती है? एफआईआर क्वैश होती है। क्वैश का मतलब खत्म करना। अब क्वैशिंग ऑफ एफआईआर की पावर सेक्शन 482 सीआरपीसी में केवल हाई कोर्ट को दी गई है, ठीक है। तो जब उन पर्सन के खिलाफ एफआईआर हुई जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया तो दे वांटेड टू क्वैश द एफआईआर बट ऑनरेबल हाई कोर्ट डिनाइड टू क्वैश द एफआईआर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। एफआईआर अगेंस्ट राहुल, हाई कोर्ट सीक रेस्पॉन्स फ्रॉम पुलिस ऑन प्ली। तो इसमें क्या हुआ कि जो मिस्टर राहुल गांधी हैं उन्होंने एक रेप विक्टिम थी और उसकी मदर के साथ फोटो खिंचवाया, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या ये अपने आप में एक ऑफेंस है? तो यस। तो बेसिकली देयर इज सेक्शन 228 ए आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 228 है ए है जो क्या कहता है? इट इम्पोजेस और इट रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट्स द disclosure of name, disclosure of name of
विक्टिम ऑफ रेप, तो ये जो रेप के विक्टिम है उसके उसके आइडेंटिटी को या उसके नाम को डिस्क्लोज करने के लिए एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। इससे संबंधित जो प्रोविजंस है, एक तो सेक्शन 228 आईपीसी है, दूसरा सेक्शन है सेक्शन 74 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, और थर्ड है हमारा सेक्शन 23 क्लॉज 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 यानी कि पॉक्सो एक्ट। तो ये तीनों सेक्शन क्या करते हैं, ये तीनों सेक्शन मना करते हैं, तीनों कानून मना करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो विक्टिम ऑफ रेप है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, और अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति इस तरह से रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, देन सच पर्सन विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट गिवन अंडर दीज थ्री लॉज। ठीक है। अब इसी रेफरेंस में मिस्टर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है और उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रेस्पॉन्स पूछा है मिस्टर गांधी का। नाउ वी कम टू दिस न्यूज। रिलीज ऑफ 3216 क्यूसेक कावेरी वाटर फॉर 30 days टू तमिलनाडु पैनल। तो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी है कर्नाटका को, द कर्नाटका needs to ensure flow in Kaveri to the tune of 3,200 क्यूसेक वाटर टू द तमिलनाडु। ठीक है, ताकि जो तमिलनाडु की इरिगेशन की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये कावेरी डिस्प्यूट काफी दिन से न्यूज में है। शुड ऑनलाइन मूवी रिव्यू बी कर्टेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है प्रोड्यूसर्स ऑफ मूवी, जो मूवी को प्रोड्यूस करते हैं उनके द्वारा। उनका कंसर्न ये है कि ये जो रिव्यू होता है, ठीक है, ऑनलाइन रिव्यू होता है या यूट्यूब पर रिव्यू होता है, ठीक है, या सोशल मीडिया पर जो रिव्यू होता है मूवीज का, इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट मूवी रिलीज होने के 7 days तक इसको रोका जाना चाहिए। क्यों? उनका कंसर्न ये है कि कोई भी पर्सन जो रिव्यू देता है मूवी के बारे में, इससे मूवी अफेक्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो लीगल पॉइंट आए हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि रिव्यू क्या राइट है। अब देखिए आर्टिकल 19(1) जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बात करता है, किसकी बात करता है, वो बात करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हर व्यक्ति के पास बोलने का अधिकार है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का राइट है। ठीक है, लेकिन ये जो राइट है, क्या इस राइट को कर्टेल किया जा सकता है? तो ये राइट एब्सोल्यूट तो नहीं है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, लेकिन इस पर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ही लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में 8 ग्राउंड्स दी गई हैं जिन ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, तो ये तो बात हमने करी जो यूट्यूबर हैं और या जो लोग सोशल मीडिया पर रिव्यू करते हैं उनके रेफरेंस में, उनके राइट के रेफरेंस में। दूसरा राइट जो है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी एक फंडामेंटल राइट है इसी आर्टिकल में, क्या, 19(1) में, जो उनको राइट देता है राइट टू डू एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। तो किसी भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को करने का राइट। अब जो मूवी प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं उनका भी ये राइट है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या इसको एब्सोल्युटली बैन कर दिया जाना चाहिए या इस पर कुछ और रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर और रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए राइट किसी का नहीं लिया जा सकता, बट इट शुड बी सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस कब लगेंगी? ये रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को इस पर कानून बनाना पड़ेगा, और जब पार्लियामेंट इस पर कानून बनाएगी तभी ये रेस्ट्रिक्शंस लग पाएंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। डीप फेक अलार्म
challenges as AI shadow looms over the entertainment industry। ठीक है, तो जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन्होंने अपना एक रीजनेबल एप्रीहेंशन जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जो एआई है उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एआई को रेगुलेट नहीं किया तो ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसके लिए भी ये खतरनाक साबित होगा। अब ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए खतरनाक कैसे साबित होगा, इसके लिए हम कुछ पॉइंट समझते हैं। देखिए, जैसे एआई है तो एआई क्या करता है कि वो किसी की भी पिक्चर बना देगा, कोई भी सॉन्ग बना देगा, है ना, कोई भी म्यूजिक कंपोज कर देगा। तो इसमें जो लोग इसमें इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और वो इस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो ये उनके राइट टू लाइवलीहुड का वायलेशन माना जाएगा। नाउ ओपन कोर्ट हियरिंग सोट ऑन सेम सेक्स मैरिज। तो जैसे कि सेम सेक्स मैरिज पर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट। तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था 17 अक्टूबर को, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है, और ऑनरेबल कोर्ट हैज एग्रीड टू लिसन और हियर दिस रिव्यू पिटीशन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सेंटर विल ब्रिंग इट इन रूल्स टू टैकल द डीप फेक सिंथेटिक मीडिया। तो यहाँ पर सेंटर मतलब पार्लियामेंट जो है वो एग्री कर रही है कि हम डीप फेक या सिंथेटिक मीडिया पर इन्फो वो कानून लाएंगे, रूल लाएंगे और इसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो डीप फेक क्या होता है, डीप फेक 66 से आईटी एक्ट में भी प्रोविजंस है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को चुरा लेना चीज के। नाउ स्पेशल बेंच ऑन पीएमएलए केस रिजॉल्व्ड एज जस्टिस संजय कौल विल रिटायर इन दिसंबर। तो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस बेंच के एक जस्टिस हैं, जस्टिस संजय किशन कौल, ठीक है, और ही इज गोइंग टू रिटायर इन द दिसंबर। ठीक है, तो ये दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। इसलिए क्या हुआ कि इस बेंच को डिसॉल्व कर दिया गया है और दूसरी जो बेंच है वो बनाई जाएगी, और वो बेंच जो है इस पर डिसीजन लेगी, किस पर, पीएमएलए की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर। तो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये एग्जीक्यूटिव को, यानी कि जो इसके ईडी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स हैं, उनको अनब्राइडल पावर देता है। अनब्राइडल पावर का मतलब है कि वो किसी भी पर्सन को समन कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, और बिना रीजनेबल ग्राउंड के या बिना किसी ग्राउंड को बिना किसी ग्राउंड को बताए। तो मतलब वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करेंगे लेकिन उनको ग्राउंड बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको चैलेंज किया गया है, इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया है कि इट इज इन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है हमको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। सेकंड पॉइंट ये है कि किसी को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ना बताना, ये उसके फेयर ट्रायल का वायलेशन माना जाना चाहिए अंडर आर्टिकल 21। और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है, जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो आर्टिकल 22 में दी गई है। तो जब पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी को अरेस्ट करेगी, देन इट इज रिक्वायर्ड टू टेल द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जनरली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पर होता है, और प्रोसिक्यूशन कहता है कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस किया है। लेकिन इस केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज पर होता है। तो मतलब अगर ईडी ने आपको नोटिस भेजा, समन भेजा, तो इसका मतलब है, प्रिजम्पशन ये है कि आपने कोई ऑफेंस किया है। ठीक है, और अब आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने ऑफेंस नहीं किया। नाउ ईसी इशू नोटिस टू राहुल फॉर पनौती कमेंट ऑन मोदी। ठीक है, तो मिस्टर राहुल गांधी ने रिसेंटली उनकी जो रैली हो रही है राजस्थान में, उसमें उन्होंने दो वर्ड यूज करे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट। पहला वर्ड उन्होंने यूज किया पिक पॉकेट्स, एंड सेकंड यूज किया गया पनौती। ठीक है, अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है उनको नोटिस दिया है कि इस तरह के वर्ड उन्होंने क्यों यूज करे। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो ये जो है एक डिफामेशन की कैटेगरी में आएगा, और रिसेंटली राहुल गांधी पहले भी डिफामेशन का केस लगा था, जिस पर वहां के कोर्ट ने, गुजरात की कोर्ट ने डिसीजन दिया था, और वो फिर वो कुछ समय के लिए अपनी लोकसभा की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो गए थे।
लेकिन बाद में फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो कन्विक्शन था उस पर स्टे लगाया। ठीक है, लेकिन अब उनके खिलाफ एक दूसरा मामला भी हो सकता है जो कि डिफामेशन का है। ठीक है, डिफामेशन क्या है? डिफामेशन एक सेक्शन 499 आईपीसी में एक ऑफेंस होता है और टॉर्ट में ये एक सिविल रॉन्ग होता है। डिफामेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई ऐसा स्टेटमेंट देना जिससे उसकी जो रेपुटेशन है वो राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी की नजरों में कम हो जाए। ठीक है, अब ये डिफामेशन के 3 फॉर्म होती हैं। पहला फॉर्म होती है आपका लाइबल। लाइबल का मतलब होता है जब हम किसी की डिफामेशन परमानेंट फॉर्म में करते हैं। परमानेंट फॉर्म का मतलब है कुछ लिखकर, है ना। दूसरा होता है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है जब हम किसी की डिफामेशन ट्रांजिशनल फॉर्म में करते हैं। ट्रांजिशनल फॉर्म का मतलब क्या है? ट्रांजिशनल फॉर्म का होता है जैसे किसी के बारे में कुछ ऑडियो वीडियो बना देना। और थर्ड होता है इन्यूंडो। इन्यूंडो का मतलब होता है डबल मीनिंग में बात करना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को इंग्लिश नहीं आती और आप उसको अंग्रेज बोले तो आप उसका क्या कर रहे हैं? डबल मीनिंग में उसकी मजाक ले रहे हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। फातिमा बीबी द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट डेड। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि जो क्वेश्चन यहाँ से आपको आता है कि दैट वाज द फर्स्ट फीमेल वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सो द नेम विल बी फातिमा बीबी। तो फातिमा बीबी की जो जी की जो डेथ है वो हो गई है एट द एज ऑफ 96 ईयर्स। ठीक है, और इससे पहले इन्होंने कई पोजीशन होल्ड की हैं। तो पहली बात तो ये जो है वो इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल की हेड रही हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं। ठीक है, और फिर बाद में एक गवर्नर भी रही हैं तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर वुड बी फातिमा बीबी, और जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई। ठीक है, सो that's all for today, my dear students. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.